हम पढ़ रहे थे विकास की अवस्थाएं, हाँ या ना। और अवस्थाओं में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो आज से चालू करते हैं। देखो, अवस्थाओं का अगर आपके प्रश्न आएगा, विकास की अवस्थाओं का, तो उसकी भाषा हो सकती है निम्न में से कौन सी अवस्था की विशेषता है, कौन सी नहीं है। यही भाषा होगी उस प्रश्न की। ठीक है, तो तैयार रहना ऐसे प्रश्न के लिए, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो। लिखो पहला, शैशवावस्था। शैशवावस्था की विशेषताएं हम लिखने जा रहे हैं। कौन सी पॉइंट? लयात्मक होता है, नियमित नहीं। लयात्मक का मतलब होता है उतार चढ़ाव आएंगे, नियमित का मतलब होता है एक ही नियम के अनुसार सबके साथ चले। लयात्मक का मतलब है कि कभी तेज होगा, कभी धीरे होगा, कभी तेज होगा, कभी धीरे होगा। नियमित का मतलब उसे एक सा ही नियम, एक सी गति, एक सी प्रक्रिया से हर बार हो। ठीक है, आओ शैशवावस्था की पहली विशेषता लिखो। अवस्थाएं वो तो लिखवा दी थी ना मैंने, कौन कौन सी है? शाबाश। तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास की अवस्था। शैशवावस्था कैसी होती है? तीव्र शारीरिक मानसिक विकास की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही कैसे होते हैं? तेजी से होते हैं। फिर इसको एक नाम और दिया जाता है, तीव्र अधिगम की अवस्था। अधिगम यानी सीखना भी इस अवस्था में कैसे होता है? तीव्र गति से होता है। तीव्र शारीरिक मानसिक विकास की अवस्था और तीव्र अधिगम की अवस्था। ओके, ये बात भी क्लियर। इस अवस्था में बच्चा अपनी सभी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, माता पिता पर, रिश्तेदारों पर, खाने पीने सबके लिए। इसलिए इसको पर निर्भरता की अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? पर निर्भरता। मतलब वो अवस्था जहां बच्चा खुद पर नहीं, दूसरों पर क्या है? निर्भर है। तो इसे क्या कहते हैं? पर निर्भरता की अवस्था। और इसको कहा जाता है साथ ही साथ अपरिपक्वता की अवस्था। कौन सी अवस्था कहा जाता है इसको? अपरिपक्वता की अवस्था। बच्चा शारीरिक मानसिक रूप से इतना ताकतवर नहीं होता, इतना परिपक्व नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अपरिपक्वता की अवस्था। इसके अलावा इसका एक नाम और होता है, इसे कहते हैं सामाजिकता के अभाव की अवस्था। सामाजिकता के अभाव की अवस्था। अब यहां से कुछ डाउट्स निकल कर आते हैं। डाउट्स क्या? सामाजिकता क्या है? समाज क्या है? बताओ भाई। सामाजिकता क्या है, समाज क्या है? बताओ। समाज मतलब क्या होता है? शाबाश, वेरी गुड। समाज मतलब है लोगों का समूह जिसकी कोई निश्चित विशेषता हो। मतलब समाज का मतलब जात धर्म पात यही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इस समय आप लोग कौन से समाज के हो? विद्यार्थी समाज के।
हम जो यहाँ आते हैं हम कौन से समाज के हैं? अध्यापक समाज के, शिक्षक समाज के। यहां से बाहर निकले और आप गुरु जी कौन सो गाँव बता रहे हो? झून का होगी थी गुरु जी, मैं भी झून गाँव। हाँ बढ़िया बात है। गुरु जी शिखर का होगी थी, शिखर में कौन सो गाँव बता रहे हो? तुरंत समाज बदल गया ना, आया ना। या मान लो आप कहीं तमिलनाडु में रहो, तो वहां आप किसी राजस्थानी को ढूंढोगे या ऐसे ढूंढोगे कोई झुंझुनू सीकर का मिले? राजस्थानी में कोई बांसवाड़ा का भी मिलेगा तो अपन बोलेगा हे भाई है तू मेरो आजा, क्योंकि वहां पर ये सीन है। हम कोई कनाडा वगैरह में, कोई सऊदी अरब में, दुबई वगैरह में कहीं चले जाएं, वहां अपने को कोई नागालैंड का भी मिल गया तो अपन कह तू तन भैरव नहीं, तू कतो खास है मेरो। कारण इवन आप में से कोई साथी जिनके कोई परिवार के दोस्त या कोई मित्र रिश्तेदार वगैरह अगर विदेश में रहते हो, जॉब करते हो, तो आप जानते होंगे कि अपने भारत वालों के सबसे अच्छे दोस्त वहां पाकिस्तान वाले होते हैं। हाँ, आप यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, वहां तो वो सब भाई भाई की तरह रहते हैं सारे भारत पाकिस्तान वाले। एक बार मतलब मेरा एक मित्र है, वो इधर रहता है, यूएई है ना कोई जगह, उस आरजा यूएई में वहां रहता है वो। हाँ, तो वो उस 4 लोग एक फ्लैट में रहते, उसमें एक तो वो 3 पाकिस्तान के। तो मैंने उसको ये कहा, मैं कोई दिन भारत पाकिस्तान का मैच हो उस दिन मत जाए अगर तू वहां पे, आपड़ा कोई भरोसा नहीं, अपने वाले जीत जाएंगे मैच, तेरे दिक्कत हो जाएगी। फिर एक दिन उसने वीडियो कॉल पे बात और करवा दी। अब वो बात कर, और भाईजान कैसे हो, आओ कभी लाहौर। मैं को नहीं आऊं भाया, मदर ही को नहीं आऊं। तो खैर कहने की बात यही है कि समाज एक लोगों का समूह है जिसकी परिभाषा समय के साथ साथ बदलती जाती है। बच्चे में सामाजिकता का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता वो कौन से समाज का है। हम जब जन्म लेते हैं तो हमें पता है क्या हम कौन से गांव में जन्मे हैं, कौन से शहर में जन्मे हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी जाति क्या है, ये तो बाद में पता चलता है। फिर हम झंडा उठाते हैं अपनी अपनी जाति का, मैं ही सहूं बड्डा, हाँ ये सब हम बाद में करते हैं। लेकिन जन्मने के समय थोड़ी पता होता है हमने को कि हम कौन सी जाति में जन्म लिया हमने, या कौन से धर्म में जन्म लिया है। तो सामाजिकता का मतलब क्या हुआ कि समाज की वो जो विशेषता है, समाज के वो जो गुण है, उन गुण का अगर कोई व्यक्ति पालन कर रहा है तो वो क्या है? सामाजिक है। फिर एक आता है असामाजिक। असामाजिक कौन है? असामाजिक वो है जिसको पता है समाज के नियम कायदे कानून क्या है, लेकिन उसके बावजूद वो उनका पालन नहीं कर रहा। बच्चे को हमने क्या कहा? बच्चे को हम कहते हैं गैर सामाजिक। ये लिखवाऊंगा अभी मैं। बच्चे को हम क्या कहते हैं? गैर सामाजिक। क्यों? उसको बेचारे को पता ही नहीं है, उसको क्लियर ही नहीं है कि वो कौन से समाज का है, किधर है, कौन सी सामाजिक मान्यताएं हैं। तो ऐसे में उसको कभी भी इस चीज के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। मान लो आपके घर में कोई शादी हो, किसी भैया की, दीदी की, कोई की, आपने अपने सब मित्रों को बुलाया, आपका कोई फेसबुक वगैरह पे, कोई इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई मित्र बन गया जो अमेरिका का है, और वो कह रहा मैं भी तेरा ब्याह में आऊंगा, भाई का ब्याह में रहना थे भी नहीं, कहते बोला जा भाई 3 तारीख ने ब्याह है, और वो आ गया। अब वो अमेरिका वाला अपने कोई कल्चर नहीं जानता, तो वो अपने तो क्या होता है, अपन जब किसी को दोस्त को मिलाते हैं या अपना दोस्त अपने को बोलता है बोले ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी, तो अपन क्या करते हैं? तुरंत पैरों में डाई मारते हैं अंकल जी नमस्ते, और अंकल जी बढ़िया। उसको क्या पता बेचारे को कि ये कार्यक्रम भी करना पड़ता है क्या भारत में आके? तो वो अपन क्या बोले, हे सैम मीट माय पापा, ओह अंकल हाउ आर यू, वो तो ये कर सी। तो आप क्या इस गतिविधि के लिए उसको कुछ कह सकते हो? क्योंकि वो कैसा इस समय गैर सामाजिक है, सामाजिक भी नहीं है। सामाजिक तो क्या होता है कि भाई सामाजिक परंपराएं, माता पिता के चरण छूना, या जो भी, इसको नैतिक भी कह सकते हैं एक तरह से। नैतिकता को खैर थोड़ा सा डिफरेंस के साथ बताऊंगा भी 1 ही मिनट बाद। लेकिन सामाजिक ये है। असामाजिक मतलब वो परंपराएं जो समाज की है, व्यक्ति जानता है फिर भी नहीं निभा रहा। और गैर सामाजिक
उसको पता ही नहीं है। लिखो इस बात को, बालक ना तो सामाजिक होता है बालक ना तो सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक। बालक ना तो सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक, वह गैर सामाजिक होता है। वह गैर सामाजिक होता है। वह गैर सामाजिक होता है। गैर सामाजिक मतलब जिसको समाज की पंथ परंपरा प्रथाओं के बारे में कुछ भी पता ही ना हो। फिर आगे लिखो, नैतिकता के अभाव की अवस्था। नैतिकता के अभाव की अवस्था। नैतिकता के अभाव की अवस्था। नैतिकता के अभाव का क्या मतलब है कि बालक ना तो नैतिक है, ना ही अनैतिक। सवाल ये आता है कि साहब नैतिकता क्या होती है, पहले ये समझाओ हमको नैतिकता का मतलब क्या होता है, पहले ये भी तो जानना जरूरी है। तो नैतिकता का मतलब होता है दोस्तों, अपने स्व विवेक से सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता। नैतिक कौन है? जो अपनी समझ से यह निर्णय ले सके कि क्या तो सही है, क्या गलत है। हालांकि नैतिक विकास में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखना कि ये जो सही गलत की परिभाषा है, ये व्यक्ति के लिए समय समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन बच्चे को शुरुआत में जब वो जन्म लेता है उसको कुछ पता ही नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं, या आपसे क्या, अपन एक 2 महीने का बच्चा है, कोई 2 महीने का 6 महीने का बच्चा है, सो रहा है एकदम ऐसे ऐसे, उसको उठाए, उठ उठ, बता सती प्रथा सही थी या नहीं थी? बिन के बेरो सती प्रथा के ही रो लाग जागो। बता बता, भारत के अंदर जो ये अभी विवाद चल रहा है, ये सही है या नहीं है? कौन सही है बता, इसमें सरकार सही है या दूसरा पक्ष सही है? बता, यूक्रेन को युद्ध में रूस के साथ क्या करना चाहिए? बिन के बेरो लाइन है। तो कहने का मतलब क्या है कि नैतिक का मतलब है आपको पता हो सही गलत क्या और आप सही के साथ जाओ। अनैतिक का मतलब क्या है? आपको पता है सही गलत क्या, लेकिन आप गलत के साथ जाओ। जैसे महाभारत में कई जगह पर अनैतिकता हुई थी ना भाई। कृष्ण भगवान को पता था क्या भाई ये भीम के बस की बात नहीं है दुर्योधन को मारना। तो कृष्ण भगवान के वाह वाह भीम वाह, वाह भीम वाह, माहौल बना रहे ताकि भीम पैरों पर गदा को हिट हिट करे। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? अनैतिकता में। उनको पता था, सब कुछ पता था, उसके बावजूद वो उस चीज को इस तरह से देख रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है? नैतिक का मतलब जो नैतिक रूप से सही। और उसके बाद हम देखते भी हैं कि बलराम जो हैं वो कृष्ण को श्राप भी देते हैं और कहते भी हैं कि तू मेरा भाई होने के बावजूद तुमने ऐसी बात की है। खैर वो सब चीजों पे नहीं जाते हैं, हमें तो सिर्फ इस टॉपिक को समझना है। नैतिक का मतलब क्या सही है क्या गलत। अनैतिक का मतलब आपको पता है, उसके बावजूद आप किसकी तरफ हो? गलत की तरफ। ओके। फिर आता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। बालक का व्यवहार कैसा होता है इस अवस्था में? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों? ये जानने की जरूरत है कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है। हम्म मूल प्रवृत्ति एक व्यवहार करने का तरीका है होगी बात।
ग्लोब, जी सर। धरती सौंपते हुए। जी सर। मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या है? वो व्यवहार जो हमने कहीं से सीखा नहीं है, हमें मौजूद है जन्म से ही। जन्म जात हम में अगर कोई व्यवहार मौजूद है तो वो कैसा व्यवहार होगा? मूल प्रवृत्ति। ये बात याद रखना, ये संवेगात्मक विकास में मैं समझाऊंगा भी। तो जो जन्मजात व्यवहार होगा वो क्या हमें कोई सिखाएगा? नहीं। क्या वो व्यवहार सब में अलग अलग होगा या एक जैसा होगा? अलग अलग कैसे होगा भाई? जो सबको सिखाया ही नहीं है, जो किसी ने जन्म से ही मौजूद है, तो वो व्यवहार कैसा होता है? एक जैसा या अलग अलग? ये 5-6 लोगों को आप देखो तो इन्होंने सबने क्या किया? ये क्या है? मूल प्रवृत्ति। आई है मूल प्रवृत्ति। अलग अलग किया गया इन्होंने या सबके एक्शन एक जैसे थे? एक जैसे। किसी ने वैसे किया, वाह सर वाह क्या बात है, ऐसे नहीं किया ना किसी ने। सका से डरकार मारे, अरे वो बावड़ो क्यों करती है, कोई को भरोसा को नहीं। यही मूल प्रवृत्ति है। एग्जाम्पल समझ में आ गया? मूल प्रवृत्ति अपने अभिप्रेरणा में आएगी। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है मैकडूगल का, वो मैं पढ़ाऊंगा। डर लग गयो? इसको कहते हैं भय के साथ की मूल प्रवृत्ति पलायन। बोल खाटू नरेश की जय। वाह, क्या हो जाए ओ मूल प्रवृत्ति आलो। आगो काट दो ये हाल लागो बार। भाइयों मेरी गलती को नहीं, मैं पढ़ाऊं यही हूं, है ना। मैं देख रहा हूं कि भूकंप का एपी सेंटर एक जगह था, लेकिन आसपास के कई सीटों तक इसका असर पहुंचा है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.2 के आसपास नोट की गई है भूकंप की। तो मूल प्रवृत्ति क्लियर हुआ। अब अब सबको, अब इन सबको हंसी आ रही है, सही ना? हंसी आ रही है माने। तो क्या ये हंसना भी इनको जीवन में किसी ने सिखाया था क्या? कोई आयोग बचपन में स्कूल में, बेटा पहले बोलो हा हा हा, अब सारे हा एक साथ जुड़ा, हा 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 हा, हंस दिया। नहीं था ना। ये हंसना भी हमको कैसे आया है? अपने आप ही आया। क्यों? हंसना भी क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। लाफ्टर, हास भी एक मूल प्रवृत्ति है। ये अब इस व्यवहार को समझो, क्योंकि मूल प्रवृत्ति मुझे समझाना जरूरी है। मैंने जब वो बोतल को इस तरह से फेंकने की कोशिश की तो अचेतन में मस्तिष्क में क्या हुआ? एक डर का संवेग उत्पन्न हुआ कि यार ये क्या पता ये चीज हाथ से छूट के गिर जाए। तो शरीर ने क्या किया? उस जगह से दूर हटने की कोशिश करी, उस चीज से बचने के लिए। बचने के लिए किसी चीज से दूर हटना कहलाता है पलायन। इसीलिए भय के साथ जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई होती है वो क्या होती है? पलायन की। अब कोई सांप सा लेटो दिख जाए तो आप अभी कन्वर्ट जाओगे, ये यार सांप कहां था तू, ऐसे थोड़ी करेंगे, भागेंगे अपन वहां से। तो क्योंकि क्या है? पलायन। समझ रहे हो? कोई मजेदार बात, हंसी मजाक की बात आ गई तो हम उस पर हंसते हैं। तो हंसी मजाक की बात ये एक संवेग है, आमोद एक संवेग है। और उसके साथ जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या है? हास, लाफ्टर, हंसना। समझ गए? ऐसी मूल प्रवृत्तियों के ऊपर 14 मूल प्रवृत्तियों की एक सूची तैयार करी थी विलियम मैकडूगल ने। और विलियम मैकडूगल की वो 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची हम बाल विकास के बाद जब अभिप्रेरणा पढ़ेंगे तब हम उस सूची को पढ़ेंगे। ठीक है, वहां हम पढ़ेंगे। अभी बस इस बात को ध्यान रखना। इन मूल प्रवृत्तियों में एक मूल प्रवृत्ति होती है काम प्रवृत्ति की। और क्योंकि इस अवस्था में मूल प्रवृत्तियां ही होती हैं तो काम प्रवृत्ति भी इस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको कहते हैं काम प्रवृत्ति की तीव्रता की अवस्था। काम प्रवृत्ति की तीव्रता की अवस्था। काम प्रवृत्ति की तीव्रता की अवस्था। इस अवस्था को कहा जाता है काम प्रवृत्ति की तीव्रता की अवस्था। इस अवस्था की एक और विशेषता है संवेगों का विकास। हालांकि जब हम संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे
तो मैं इस वाक्य को और डिटेल में लिखवाऊंगा, लेकिन अभी आप ये बात याद रखिए, संवेग मीन्स इमोशंस, और संवेगों का विकास मतलब होता है इमोशंस का डेवलपमेंट, और मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है इंस्टिंक्ट। इमोशंस के विकास का मतलब क्या है कि इस अवस्था में व्यक्ति के सारे इमोशंस इन 2 सालों में विकसित हो जाते हैं। तो 2 वाक्य याद रखना, ये सेकंड ग्रेड में दोनों वाक्य पूछे हुए हैं। पहला, बालक के सभी संवेग कौन सी अवस्था कहां तक विकसित हो जाते हैं? 2 वर्ष तक। और दूसरा, बालक के संवेगों का 2 वर्ष तक विकसित हो जाना, यह बात कौन से मनोवैज्ञानिक ने कही? ये कही थी ब्रिजेस नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने। किसने? ब्रिजेस, ब्रिजेस नहीं, ब्रिजेस। ब्रिजेस नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, उसने कहा कि 2 साल के भीतर भीतर व्यक्ति के सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। तो ये दोनों बात याद रहेगी। पहली क्या, 2 साल तक विकसित होते हैं, और ये बात किसने कही है? ब्रिजेस ने। ये दोनों बातें सेकंड ग्रेड में आई हुई है, और ये दोनों बातें संवेगात्मक विकास में मैं लिखवाऊंगा आपको, डोंट वरी। ओके, अंतिम 10वां पॉइंट है ना ये, स्वार्थी व आत्म केंद्रित व्यवहार। स्वार्थी व आत्म केंद्रित व्यवहार। बच्चे का व्यवहार कैसा हो जाता है? एक तो स्वार्थी होता है इस अवस्था में, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ खुद से मतलब है, वो सिर्फ अपने बारे में जानता है, अपने आप को ही हर परिस्थिति में सही करने के लिए प्रयास करता है, उसको दुनिया की कोई शक्ति, कोई चीज, किसी तत्व से कोई लेना देना नहीं होता। आत्म केंद्रित का मतलब अपने तक सीमित, मतलब उसका जब कोई काम करने का मन करेगा वो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। माँ बाप अक्सर बच्चों को इस अवस्था में बोलना सिखाते हैं, है ना? बोलो पापा तो बोलेगा पापा, बोलो मम्मी मम्मी, बोलो चाचा चाचा, बोलो नाना नाना, नानी नानी। अब माँ इतकी भूखी 2 ही मिनट में पियर में वीडियो कॉल करेगी, ए मम्मी मम्मी दे दे दे, नानी बोलने लागो, बाबू नानी बोल, एक बार नानी बोल। नानी बोल नानी बोल, ये होता है ना। और जे फोन काटेगी, नानी, क्योंकि वो क्या है? स्वार्थी, आत्म केंद्रित है, उसको कोई मतलब नहीं है। जब उसको भूख लगेगी उसको खाना चाहिए। आपको आज की तारीख में भूख लग जाए तो आप घर पे जाके कह सकते हो कि मन भूख लग रही है, मम्मी कहे बाहर जा 1 घंटा बाद आ जाए, तो आपको लगेगा ठीक है भाई, घंटे बाद बाद आ जाएंगे। क्या एक छोटे बच्चे के केस में माँ बाप ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसको तो जब भूख लगेगी तब उसको खाना चाहिए ही चाहिए। तो ये सीन किसके अंतर्गत आता है? इसी अवस्था की विशेषता के अंतर्गत आता है। 1 सेकंड रुको भाई। हाँ, क्लास में है। हाँ हाँ हाँ, क्लास में ऊपर से करूँ फोन है। हो नो कमेंट्स है। मैं कहना चाहूंगा नो कमेंट्स। कुछ बातें नहीं बताए हुए में ही समझ जाना ज्यादा अच्छा रहता है। मैं कटे जा रहा हूं किसे मिलूं ताने के मतलब थे आप, आपके सिस्टम संभालो, मेरे क्यों नजर लगा रहे होते हैं? मैंने अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है, तुम अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल करो। हाँ, और कोई बात ही है, बड़ा मेहरबान सी गाल है भाई, बहुत मेहनत लगती है भाई साहब, ऐसे नहीं है। हाँ आओ। तो बच्चा क्या है इस अवस्था में? स्वार्थी और आत्म केंद्रित। अब यहां से थोड़ा सा हम गंभीर डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। देखो, आत्म केंद्रितता का मतलब है खुद के बारे में सोचना। आत्म केंद्रितता का मतलब क्या है?
स्वयं के बारे में सोचना, अपने बारे में ही सोचते रहना, या अपने आप को महत्वपूर्ण मानना, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर। और यहां से एक मनोवैज्ञानिक शब्दावली निकलती है जिसको कहते हैं नार्सिसिज्म। क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म। ये नार्सिसिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड ग्रेड 2016 में ये आया हुआ है, क्वेश्चन है, प्रश्न आया था, नार्सिसिज्म सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में होता है। अब इस सवाल को जानने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि नार्सिसिज्म होता क्या है। तो दोस्तों, नार्सिसिज्म का मतलब है अपने आप से प्रेम करना, अपने आप को महत्वपूर्ण मानना, अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट मानना कि मेरे सामने तो कोई कुछ नहीं है, मैं ही हूं। कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, वो वाली जो फीलिंग है ना, वो इस अवस्था में आती है, इस नार्सिसिज्म में आती है। ये बेसिकली फ्राइड और इनके आसपास के जो लोगों के द्वारा दिया हुआ टर्म है। फ्राइड ने जितने भी शब्द लिए हैं वो ज्यादातर यूनानी दंत कथाओं से लिए हैं। जैसे इलेक्ट्रा एक ग्रंथि के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि एक यूनानी दंत कथा की एक राजकुमारी थी, उसकी कहानी से लिया हुआ शब्द है। इलेक्ट्रा के पिता की हत्या इलेक्ट्रा के भाई ने कर दी, राज परिवार को, राज को हड़पने के लिए। इलेक्ट्रा अपने ननिहाल गई हुई थी, तो जब इलेक्ट्रा को वहां से पता चला तो अपने वहां से कुछ सैनिक लेके आती है और भाई के पूरे परिवार की हत्या कर देती है। वो किस विद्रोह में या किस गुस्से में कि मेरे पिता को कैसे मारा। तो वहां से पिता के प्रति जो पुत्री का जो मोह है उसको एक इलेक्ट्रा नाम दिया गया। ऐसे ही इडिपस नाम आया। और नार्सियस जो एक व्यक्ति था, उसकी कहानी से वर्ड क्या बना? नार्सिज्म। नार्सियस क्या था? एक लकड़हारा था। मजेदार कहानी है। कौन था? लकड़हारा। गजब सुंदर, ओहो, धुआंधार, घनघोर सुंदर। और ऐसा कहते हैं यूनानी लोक कथा है कि उसकी सुंदरता पर आसपास की युवतियां ही नहीं, स्वर्ग लोक की देवकन्याएं भी मोहित थी। ओहो नहीं है, नार्सियस था सख्त। अरे साल कौन है तू? ये तो यार जीवन, जिसके पास भगवान जो देता है उसको उसकी कदर नहीं होती। ए बापड़ा उड़ी के कोई यहां पर मोहित हो भी, पर स्वर्ग की कन्या मोहित हो रखी, बिना फर्क ही कौन पड़ रहे हो। वो अपने आप में ही राजी रहता था, खुद गजब सुंदर था वो। तो एक दिन कहते हैं कि नदी में पानी पीने गया और उसके बाल उस समय खुले हुए थे, बाल लंबे लंबे बाल थे उसके, खुले बाल थे उसके। तो उसे लगा अरे यार, पानी पिया, झुका, देखा नदी में परछाई दिखी, और देखते क्या बोला, कौन है? अरे अति सोनी। और कहते हैं अपने ही रूप पर मोहित हो गया। अब स्वर्ग की देव कन्याओं को जब पता चला तो वो गई नार्सिस कर रहा, नार्सियस बावड़ा, वो तो भ्रम है, वास्तविकता हम हैं। नार्सियस ने कटे पर रख पड़े। नार्सियस बीसवीं प्यार करशू, बीसवीं ब्याह करशू, और काल में भी ना परपोज करवा जा रही हूं। और परपोज करवा के चक्कर में नार्सियस का पैर फिसला, नदी में पड़ गया, डूब के मर गया। हाँ, बड़ी हृदय विदारक कहानी है। तो सोचो, एक आदमी अपने आप को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो गया, सलट गया। वहां से ये टर्म आया क्या? नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म कोई अच्छी चीज नहीं है, बीमारी है ये। एनपीडी बोलते हैं इसको, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्योंकि आप क्या करोगे उस स्थिति में, अगर मान लो आप नार्सिसिस्ट हो, तो आप सामने वाले की बेइज्जती करोगे उसकी, क्योंकि आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आप खुद। तो दुनिया के जितने भी महत्वाकांक्षी लोग हुए हैं, हिटलर हुआ, नेपोलियन हुआ, बड़े कई राष्ट्र नेता, राजनेता टाइप के जो लोग होते हैं, ये सब लोग क्या होते हैं? ज्यादातर नार्सिसिस्ट। स्टीव जॉब्स नार्सिसिस्ट था, अपने जुकरबर्ग नार्सिसिस्ट है, ये सारे लोग क्या हैं? नार्सिसिस्ट हैं। एलन मस्क नार्सिसिस्ट है काफी ज्यादा, सुनता थोड़ी है वो किसी की, कुछ ही करता है, मतलब ब्लू टिक हटा दिया, 1000 रुपया देना पड़सी, वही तो सब चलता रहता है सिस्टम। तो कहने का मतलब क्या है? नार्सिसिज्म एक ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति अपने आप को बहुत ही मानता है, अपने आप से बहुत ही प्यार करता है। अब एक बात बताओ,
क्या आप लोग नार्सिसिस्टिक नहीं हो क्या, या मैं नहीं हूं क्या? हम सब हैं, थोड़े बहुत तो हम सभी हैं। मान लो आप कोई गलती करो, मैं आपको डांटने लग जाऊं, कुछ भी कहने लग जाऊं, ठीक है, मुझे भी मेरा दायरा पता है, आपको भी अपना दायरा पता है। डांटने की या गुस्सा करने की उसमें फिराक में मैं क्या आपके साथ अभद्र हो सकता हूं क्या, कि आपके परिवार पर या आप पर कोई अशोभनीय टिप्पणी कर दूं? और मान लो मैंने ऐसे कर दिया तो फिर क्या होगा? तुम वहीं पर ही बोलो, बोला गुरु जी पर 12 चालो 2 मिनट में नार्सिसिज्म का डरावा था रो, होगा ना ऐसा? स्वाभाविक है। यानी एक लेवल पर हम सब क्या हैं, नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन हमारी डिग्री थोड़ी सी कम होती है। ये जो लोग होते हैं इनकी डिग्री बहुत ज्यादा होती है। हर व्यक्ति हर अवस्था में थोड़ा बहुत नार्सिसिस्ट होता है। सबसे ज्यादा नार्सिसिस्ट व्यक्ति किस अवस्था में होता है, अब ये सुनो। सबसे ज्यादा व्यक्ति नार्सिसिस्ट होता है किशोर अवस्था में, क्योंकि बाकी अवस्थाओं में तो नार्सिसिज्म का संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व से है। जैसे आप में से सबको लगता है कि नहीं सर, हम इतना तो डिजर्व करते हैं कि हम सेकंड ग्रेड के टीचर बने, तो एग्जाम कब भी आए नहीं आए हम तो अभी तैयारी करेंगे। ये कुछ हद तक नार्सिसिज्म भी तो शामिल है इसमें आपका, कि आप कुछ बनना चाहते हो, लोगों के को अपने आप को प्रूव करना चाहते हो। आपको लगता है कि मैं, मेरे घर में सब लोग ये कह रहे हैं मेरे को कि थर्ड ग्रेड की तैयारी कर ले, लेकिन मैंने कहा अपन तो सेकंड ग्रेड की करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मैं इतना महत्वपूर्ण हूं कि मैं इस लेवल का की जॉब डिजर्व करता हूं। हाँ या ना? यही नार्सिसिज्म है। लेकिन किशोरावस्था के नार्सिसिज्म में इसके साथ जुड़ जाता है शरीर भी। आपको अभी अपने शरीर से कोई प्रेम नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, कैसा लग रहा हूं, कैसी शक्ल है, सूरत है ना, गोरा हूं कि नहीं हूं, धूप में काला पड़ जाऊंगा कि नहीं पड़ जाऊंगा। आपके लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है इस टाइम। यह आपकी मेरी अपन उस एज में, अब आज मैं वो पढ़ियो मिल गो, मैं इन पैर रागो, मेरे को क्या फर्क पड़ा? मेरे को ऐसे थोड़ी तुम लोग हंसी उड़ाओगे, क्या करोगे मेरे, तुम यार एक नयो फिड़को कर रहा साल देखिए जैसी क्यों है। क्योंकि इस समय व्यक्ति का नार्सिज्म शरीर से संबंधित नहीं होता, लेकिन किशोरावस्था का नार्सिसिज्म शरीर से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? शरीर से संबंधित। कैसे? किशोर अपने शक्ल, सूरत, कपड़े, रंग, हेल्थ, हाइट, इनको देखकर बहुत उत्सुक होता है। बाजार जाएगा तो 2 मिनट ऐसे शीशे के सामने रहेगा, यहाँ कर रही जैसी जाना, टी शर्ट थोड़ी सी सेट कर जाएगा, बालिका ऐसे नेल पेंट लगाती रहेंगी ऐसे यूं ऐसे ऐसे। ये क्या है? नार्सिसिज्म ही है, और क्या है? कोई बाल बारी है, बाल बाती बाती अभी चूड़ियां नहीं काट अच्छा कर ले, ये क्या है? नार्सिसिज्म ही तो है। आपके लिए आपकी इंपॉर्टेंस किससे जुड़ी हुई है? शरीर से। मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, मैं सब लोग मुझे अप्रिशिएट करें, ये क्या है? ये नार्सिसिज्म है, अपने आप से इतना मोह करना। तो सबसे ज्यादा नार्सिसिज्म तो कब होता है? किशोरावस्था में। ये तो फैक्ट है, क्योंकि इसी के बाद ये अगर किशोरावस्था के बाद भी रह जाता तो फिर ये बीमारी का रूप ले लेता है, फिर इलाज करना पड़ता है सामने वाले का, फिर उसके बाद थेरेपीज और सेशंस होते हैं उसको थोड़ा सा दुनिया दिखाने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज और होती है, वो क्या? कि आरपीएससी ने 2016 में जब क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन ने आग में घी का काम किया। आरपीएससी ने पूछा कि सबसे ज्यादा नार्सिज्म कब होता है, और उत्तर क्या माना? शैशवावस्था। अब इसको लेकर डिबेट वापस चल गई कि शैशवावस्था में भी होता है क्या? तो मैं तब भी यही कह रहा था स्टार्टिंग में, अब भी यही कह रहा हूं, नार्सिसिज्म हर अवस्था में होता है। अब जैसे जैसे हम दुनिया को जानेंगे, परिवार को जानेंगे, समाज को समझेंगे, वैसे वैसे हम अपनी प्राथमिकता कम करते जाते हैं, सामने वाले की ज्यादा कर देते जाते हैं। ये तो होता है। इस समय बच्चे में सामाजिकता होती है क्या? नहीं होती। तो इसका मतलब इस समय तो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? वो खुद ही। हाँ या ना? इसीलिए इस अवस्था में, किशोरावस्था के बाद सबसे ज्यादा नार्सिसिज्म होता है। दूसरी बात, वो जो प्रश्न आया था उसमें किशोरावस्था ऑप्शन में भी नहीं था। उस प्रश्न के ऑप्शन में किशोरावस्था नहीं था, उत्तर किशोरावस्था ऑप्शन में था। उत्तर किशोरावस्था मतलब किशोरावस्था के बाद का हिस्सा। तो एक कन्वेंशन के तौर पर हम
पढ़ने वालों ने माना कि हो सकता है या कि किशोरावस्था के शुरुआत में व्यक्ति में ये फीलिंग्स रहती हूँ और 2 5 6 साल में, क्योंकि 6 साल किशोरावस्था का टेन्योर है, 3 4 साल में व्यक्ति को लग जाता होगा कि हाँ भाई ठीक है, अब इतना ज्यादा नहीं, शरीर के या रंग रूप से कुछ नहीं होता, व्यक्ति की सीरत जो है, व्यक्ति के गुण जो है वो ज्यादा मायने रखते हैं, और ये वास्तविकता भी है, शक्ल सूरत रंग रूप इतना मायने नहीं रखते। तो यहां पर ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको नार्सिसिज्म का? बताओ भाई देवियों सज्जनों, समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो। नार्सिसिज्म मैं किशोरावस्था में लिखाऊंगा आपको डिटेल में, अभी इसको बस इतना ही लिखो। लिख लिया? बढ़ जाएं आगे। बढ़ते हैं पूर्व बाल्यावस्था पे। पूर्व बाल्यावस्था का एक नाम होता है दोस्तों टॉय एज। पहले इसके कुछ 5 नाम है वो रखेंगे, याद करेंगे। खिलौनों की अवस्था, टॉय एज। खिलौनों की अवस्था कौन सी एज? टॉय एज। इस अवस्था में बच्चा खिलौनों से खेलता है। ये एक बार आया हुआ प्रश्न है, एज इट इज आया हुआ है, एज इट इज, कि खिलौनों की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो उत्तर क्या था? पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है। बच्चा घर पे रहता है, स्कूल जाता नहीं है, इसलिए इसको विद्यालय पूर्व अवस्था भी कहते हैं, प्री स्कूल एज। बच्चा घर पे रहता है, स्कूल नहीं जाता, इसलिए इसको प्री स्कूल एज भी कहते हैं। बच्चे के कोई ज्यादा दोस्त वोस्त भी नहीं होते तो इसको समूह पूर्व अवस्था भी कहते हैं, प्री गैंग एज। समूह पूर्व अवस्था प्री गैंग एज, विद्यालय पूर्व अवस्था प्री स्कूल एज। ये 2 बड़े नाम है जो आपको याद रखने हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, खिलौनों की अवस्था, विद्यालय पूर्व अवस्था, समूह पूर्व अवस्था, इसको कहा जाता है तैयारी की अवस्था। प्रिपरेशन एज। और तैयारी की अवस्था किसके लिए? अध्यापकों के लिए। अध्यापकों को बेचारों को लगता है कि बच्चा घर पे रह के स्कूल आने की तैयारी कर रहा है। जो कितने बोले होते हैं। क्या हुआ? प्री गैंग, GANG है। ग्रुप और गैंग एक नहीं होते बेटा, ग्रुप और गैंग एक नहीं होते। अब मैं समझाता हूं इसको। इन्होंने जो प्रश्न किया ये कह रहे हैं कि सर इसको ग्रुप भी तो बोल सकते हैं। बेसिकली हम पढ़ते हैं इसको हिंदी में, पर ये विषय मूलतः कहां का है? यहां से ट्रांसलेट होके इधर आया है ये। अब हम क्या करते हैं, इसको हिंदी से वापस अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं। वो गलत है, वो सरासर तथ्यात्मक रूप से गलत है। जैसे इसको कई जगह लिखा जाता है दल पूर्व अवस्था। हाँ या ना? दल पूर्व भी तो नाम देते हैं इसको। तो एक जगह मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा था इसका, वो है वास्तव में अंग्रेजी का, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है, रूपांतरित हुआ है। कई बार हम क्या करते हैं, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो एक प्रश्न आया था मेरे नजर में और बड़ा हास्यास्पद लगा मुझे उसको पढ़ के। दल पूर्व अवस्था का ट्रांसलेशन दिया हुआ था प्री पार्टी एज। जैसे कोई बीजेपी कांग्रेस हो ना, जैसे वैसे। तो इस कारण आप लोग याद रखिए कि ये मूल विषय अंग्रेजी का है और उससे हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है। ठीक है, आओ। तैयारी की अवस्था के बाद
अध्यापक को क्या लग रहा है, बच्चा कर रहा है तैयारी, पर वो तो माँ बाप जानते हैं कि वो कोई क्या की तैयारी कौन कर रहे हो, वो प्राण पी रहा है, छाती छोल रहा है घर पे रह के उनके। तो माँ बाप के लिए कैसी अवस्था होती है? प्राण पीने की अवस्था, समस्या अवस्था, प्रॉब्लमैटिक एज, समस्या अवस्था। और ये किसके लिए समस्या? माता पिता के लिए। बालक समस्या किसके लिए है? माता पिता के लिए। अब यहां पर एक डिबेटेबल स्टेटमेंट आएगा, इसको लिखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। विवादास्पद स्टेटमेंट है, इसको समझेंगे अभी। देखो भाई देवियों और सज्जनों, अगर प्रश्न आ जाए कि समस्या बच्चे को सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में होती है, तो उत्तर क्या होगा? किशोर अवस्था। या सीधा सीधा यूं आ जाए कि कौन सी अवस्था में समस्या होती है, या समस्या कौन सी अवस्था को कहते हैं? किशोर अवस्था। अगर ये आंसर होगा ना, इस बात को आप अपनी कॉपी में कैसे नोट डाउन करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखना, अगर उत्तर बाल्य सॉरी पूर्व बाल्यावस्था का प्रश्न आता है, समस्या अवस्था कोई लेकर आता है, तो वो ये लिख कर देगा कि माता पिता के अनुसार कौन सी अवस्था समस्या अवस्था है। ये बात लिखे बिना कभी भी उत्तर नहीं होगा। ये अगर नहीं लिखा तो फिर उत्तर क्या चला जाएगा? किशोर अवस्था। आ गई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बच्चा मां बाप के लिए समस्या है, खुद समस्या नहीं है। अभी खुद में तो मस्त जी रहा है, वो खा रहा है पी रहा है, ना तो उसको मकान का किराया देना, ना उसको रोटी राशन के पैसे जुगाड़ने, ना उसको कहीं बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, ना नौकरी करना, उसके लिए कहीं की समस्या। समझ रहे हो? समस्या तो किसके लिए है? माँ बाप के लिए। कहो आपनो ही है कि अब वो क्रांतिकारी बच्चे हो गए आजकल, तो अलग ही लेवल पर बच्चे होने लग गए हैं। तो इसलिए ये बात समझना, बच्चा समस्या इस अवस्था में किसके लिए है? माता पिता के लिए। आप बात थारे समझ में आगी या को नहीं आई? आएगी, ठीक, बढ़िया बात है, मेरे को नहीं आई। 1 2 3 4 5, पांचों पॉइंट क्लियर। अब आइए इस अवस्था की अन्य विशेषताओं को समझते हैं। बालक क्या, कब, क्यों, कैसे, जैसे प्रश्न करता है। बालक क्या, कब, क्यों, कैसे, जैसे प्रश्न करता है। क्या, कब, क्यों, कैसे, जैसे प्रश्न करता है। आगे बात समझ में? बच्चे ये कहते ना, मम्मी ये क्या है, ये क्या होता है, ये कौन है, ये क्या है। ये सवाल सबसे ज्यादा बच्चे किशोरावस्था में ही करते हैं। अच्छा, सवाल करेगा कौन? जिसके मन में जिज्ञासा होगी, जानने की इच्छा होगी। हाँ या ना? तो दूसरा पॉइंट बनता है जिज्ञासा और उत्सुकता बलवती होती है। जिज्ञासा और उत्सुकता बलवती होती है बच्चे में। इस अवस्था में सब कुछ जानने की इच्छा होती है, क्योंकि अब धीरे धीरे दिमाग चलना शुरू होता है। अब तो वो सब कुछ जानना चाहता है कि ये क्या है, वो क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो इसीलिए जिज्ञासा और उत्सुकता बलवती कौन सी अवस्था में होती है? इसी अवस्था में। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? इसके कारण इस अवस्था को खोज व अन्वेषण की अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? खोज व
अन्वेषण की अवस्था। प्रश्न आता है कि खोजने की अवस्था, अन्वेषण की अवस्था, डिस्कवरी एज कौन सी है? यही है। अब डिस्कवरी का मतलब ये नहीं है कि वो कोई वास्को डे गामा की तरह भारत की खोज पे या कोलंबस की तरह अमेरिका की खोज पे निकलेगा। वो क्या करता है? वो मम्मी से पूछेगा, मम्मी ओके है? मम्मी को बेटा वो पलक है। पलक क्यों है? बेटा पलक से बिजली आवे। इमा आंगली दे लूना कैसी? बेटा करंट आसी। करंट क्यों है मम्मी? कौन मेरा मन था करंट क्या है? अब मम्मी तो बटीन गई रे वो बत्सर दिन से आंगली दे ले वो। तो ये डिस्कवरी, ये प्रश्न पूछना, ये जिज्ञासाएं हैं। क्लियर हुआ? इस तरह से इस अवस्था के कार्यक्रम चलते हैं। अगला पॉइंट लिखो। बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। नहीं करता अनुकरण तो घर वाले करवा देते हैं। बोलो बोल दादू जी क्या मारे तने? दादी के बोले तने? हैं? पापा के बोले पापा? मम्मी के बोले मम्मी? बता बता, ले बता, अंकल जी ने बता, अंकल जी बता, तने क्या मारे? भैया क्या मारे तने? या मारे? ऐसे करके वो कुछ भी ऐसे करेगा तो हम खुश होते हैं, तो उसको लगता है कि अच्छा इनकी नकल करने से ये खुश होते हैं, कोई बात नहीं और करेंगे। तो ये अनुकरण करने से बच्चा क्या करता है? चीजों को सीखता है, दूसरों की नकल करके या दूसरों को वो इमिटेट करके। अकेला खेलता है। और एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेलता। देर तक नहीं खेलता। एक तो अकेला खेलेगा, अपने खिलौने किसी और को देता नहीं है, और एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेलता, मतलब खेलता खेलता खिलौना कहीं गिर गया, छोड़ देगा, कहीं और खेलने लग जाएगा। इसीलिए आप देखो बच्चे के, इस अवस्था के बच्चे के खिलौने जो होते हैं वो या चीजों को बिखेर कर खेलता है। वो कहीं बाहर बरामदे में कुछ खेल रहा है तो पड़े रह गए, वहां पे दूसरे कमरे में चला गया, वहां कुछ खिलौने डोल के आ गया। ये सारी चीजें वो करता रहता है, इसीलिए अकेला खेलता है और एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेलता। क्लियर हुआ? अंतिम पॉइंट, बालक जिद्दी वह कहना नहीं मानने वाला, जिद्दी वह कहना नहीं मानने वाला बन जाता है। एक तो बालक इस अवस्था में कैसा हो जाता है? जिद्दी। खाना खिला रही मम्मी, तेरा हाथ से कौन खाऊं, पापा का हाथ से खाऊं। फिर पिताजी ना मन गेम चला दो पहले मोबाइल के अंदर, आप वाले मोबाइल में दिखाओ। फिर बोला मैं तो सॉस के साथ खाऊंगा, भुजिया खाऊंगा, मन तो मैगी खानी है, ब्रेड खाऊंगा। तो ये सारी चीजें क्या है? उसकी जिद्दी और कहना नहीं मान, माँ पीछे पीछे भाग रही है, वो आगे आगे भाग रहा है, कौन खाऊं कौन खाऊं। तो ये सारी चीजें क्या है? इस अवस्था में देखने को मिलती है। तो यहां पर आकर आप पूर्व बाल्यावस्था को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो। आई बात समझ में? समझ में तो आ रही हो एक दारे? हाँ। अब आओ, अब बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था पे। यहां से अब काम अपना ज्यादा शुरू हो चुका है। उत्तर बाल्यावस्था अपने लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? वहीं से ही रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। उस अवस्था को क्या नाम दिया था मैंने? मैंने नहीं, मतलब मनोवैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? खिलौनों की अवस्था। अब उत्तर बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं अपन, उसको नाम दिया था खिलौनों की अवस्था। इसको क्या नाम देते हैं? खेलने की अवस्था। तो इसका नाम है पहला खेलने की अवस्था,
प्ले एज, खेलने की अवस्था प्ले एज। उसका नाम था खिलौनों की अवस्था, इसका नाम है खेलने की अवस्था। खेलने की अवस्था मींस प्ले एज। प्ले एज का मतलब क्या होता है? वो अवस्था जिसमें बच्चा खेलता है। अब मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि खेलने का मतलब एक सामूहिक गतिविधि है, जिसके कुछ नियम हो, जिसके कुछ तरीके हो, 2 लोग 4 लोग मिलकर खेल रहे हैं, उसको खेलना कहते हैं। तो खेलने की अवस्था। फिर बच्चा स्कूल जाने लग गया है तो इसका नाम क्या हो गया? विद्यालय अवस्था। विद्यालय अवस्था मतलब स्कूल एज। उसका प्री गैंग एज था, इसका गैंग एज यानी कि समूह अवस्था, गैंग एज। इस अवस्था को एक नाम और दिया जाता है, वो है गंदी अवस्था, डर्टी एज। अवस्था गंदी नहीं होती है दोस्तों, बालक गंदगी में रहता है इस अवस्था में। गंदगी मतलब सूगला। आप देखो इस अवस्था के बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, सुबह माताजी एकदम नहला धुला के स्कूल भेजेंगी, आओ वो शाम की एकदम माटी में सिर बरेड़ो, है ना, बुसेट फाट रही है, कोई स्याही का छींटा लाग रहा है टीने, बैग फाड़ लिया वो। तो ये सारी चीजें क्या है? गंदी अवस्था। हम सब जब क्रिकेट खेलते थे तो हम कैसे खेलते थे? खेलते खेलते बॉल गिर गई कादे में तो क्या करते थे? उसको उठा लिया, माटी के रगड़ लिया, थोड़ा सा 2-4 बार जमीन के मारा, माटी डुल गई, फिर खेलने लग गए। उन्हीं हाथों से पानी पी लिया आधे घंटे बाद। फिर यार बोले यार आज पानी थोड़ा सो अलग टेस्ट में हो। अरे तो मसाला तो तेरे हाथ का लाग रहा है बुरी गार, जना टेस्ट तो खराब होतो ही पानी को। तो कहने का मतलब क्या है? इस अवस्था में बच्चा गंदगी में था। टायर चलाते चलाते जहां जहां कादा होगा, पानी भरा होगा, उसके बीच से टायर लेकर जाएंगे अपन। टायर चलाते थे तो होता था ना ये। क्यों? क्योंकि ये अवस्था ही ऐसी है। सुगलापना पसंद आता है व्यक्ति को इस अवस्था में। इसी कारण, ये बच्चे की ऐसी हरकतों के कारण, वो तो मां बाप के लिए थी समस्या अवस्था, और ये हो जाती है उत्पाती अवस्था। कौन सी अवस्था? उत्पाती। तो इसका नाम क्या है? उत्पाती अवस्था, ट्रबल समेज। किसके लिए? माता पिता के लिए। उत्पाती अवस्था किसके लिए है? ये माता पिता के लिए, और इसको नाम दिया गया है ट्रबलसम एज। एक नाम और है भाई इसका, वो थोड़ा सा अच्छा नाम है, उसको थोड़ा सा ढंग से समझो। वो नाम है नाजुक अवस्था। क्रिटिकल एज। देखो भाई, और यहां पर नीचे लिख देना उपलब्धि अभिप्रेरणा का विकास। उपलब्धि अभिप्रेरणा का विकास। सवाल आता है कि नाजुक अवस्था कौन सी होती है? तो देखो, बेसिकली व्यक्ति के जीवन में नाजुक अवस्था होती है किशोरावस्था और शैशवावस्था, ये नहीं होती। शारीरिक और पूर्णतः से अगर बात करें तो नाजुक कौन सी होगी? शैशवावस्था, क्योंकि बच्चा नाजुक उसी में होगा। और इमोशन, संवेगों के आधार पर नाजुक कौन सी होगी? किशोरावस्था। ये नाजुक होती है केवल और केवल
उपलब्धि अभिप्रेरणा के आधार पर। अब सवाल आता है कि साहब ये उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब है दोस्तों वो अभिप्रेरणा जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है। आपकी एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन आप एक बड़ी संख्या में आके पढ़ रहे हो। आपको यह भी नहीं पता कि 7 दिन बाद होगी, 10 दिन बाद होगी, 15 दिन बाद होगी, लेकिन आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपके अंदर क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा। क्या मेरे को सेलेक्ट होना है, मेरे को कुछ बनना है, मेरे को रिजल्ट लेके आना है, हाँ या ना? तो ये उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है? व्यक्ति की वो अभिप्रेरणा जिसके आधार पर वो कुछ प्राप्त करना चाहे, कुछ बनना चाहे, कुछ हासिल करना चाहे। आई बात समझ में? मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यक्ति में इस अवस्था में विकसित होती है। कब विकसित होती है? उत्तर वाले अवस्था में। उपलब्धि अभिप्रेरणा आती कब है? इसी अवस्था में। एक छोटा सा एग्जांपल, आज आपको कभी कोई तुम्हारा रिश्तेदार पूछता है कि बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? ठीक है यार, होगा मान तो जता बड़ा होना, मैं तो को टीचर ही बनया हाँ बड़ा, और तो क्यों बने नहीं। तो लेकिन इस अवस्था में बच्चों को पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, फलाना बनेंगे, डिमका बनेंगे, बोलते हैं ना? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में कुछ बनने की, स्कूल जाता है, प्रतिस्पर्धा देखता है एक बच्चा अच्छे से पढ़े सुना रहा है, उसको सर इनाम दे रहे हैं, एक नहीं सुना रहा है, उसको डांट पड़ रही है, उसको लगता है नहीं जीवन में आगे बढ़ना है तो इस बच्चे की तरह कुछ करना होगा, ऐसे नहीं करना, ये वो, ये सारी फीलिंग उसमें आती है। अब उसमें अगर उसके माता पिता से पूछे क्या बनेगा, बोले मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनेगो? अरे घर में आज तक कोई ग्रेजुएशन कौन करी, तेरे वास्ते लाग रही है डॉक्टर बनवागी। तुरंत उसकी उपलब्धि अभिप्रेरणा की हत्या हो गई ना। और यही उसको अगर ये कहा जाएगा अरे डॉक्टर बनोगो, बहुत बढ़िया, और वाह बेटा बहुत मेहनत कर ना, बहुत मेहनत लगेगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये मानना भी जाता है कि इस अवस्था को नाजुक क्यों कहते हैं कि माँ बाप को, अध्यापकों को, सभी बड़े अभिभावकों को यह तय करना चाहिए कि बच्चे के अंदर इस अवस्था में उपलब्धि अभिप्रेरणा का क्या हो? विकास हो, और वो अपने जीवन के लक्ष्य पर जाए। क्योंकि अगर ये उपलब्धि अभिप्रेरणा उसकी खत्म हो गई या उसकी हत्या कर दी गई तो बच्चा फिर जीवन में एक मीडियोकर लाइफ ही जिएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बन पाएगा। इसलिए उपलब्धि अभिप्रेरणा के दृष्टिकोण से नाजुक अवस्था कौन सी है? ये। वैसे प्रैक्टिकली नाजुक अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। और संवेग, इमोशंस के आधार पर कौन सी नाजुक है? किशोर अवस्था। आ गई बात समझ में? ये इस अवस्था के कुछ नाम हैं। अब आओ इस अवस्था की कुछ और विशेषताएं देखते हैं। बालक समूह में रहता है और समूह के लोगों में स्वीकार्यता चाहता है। एक तो समूह में रहेगा, ग्रुप होता है, स्कूल में जाते ग्रुप बन जाए, 4 लड़कों का अलग ग्रुप बन गया, 4 बालिकाओं का अलग ग्रुप बन गया, ऐसे ग्रुप बन जाते हैं स्कूल में। और बच्चा उन्हीं के बीच में रहता है और सारे वही काम करना चाहता है जो उसके ग्रुप के बाकी लोग कर रहे हैं। उसको यह लगता है कि अगर मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया या वो काम किया जो मेरे ग्रुप के बाकी लोग नहीं कर रहे, तो हो सकता है मेरे को ग्रुप आउट कर दें, कुएं पर से पानी भरना बंद हो जाए मेरा, है ना, जाति से बाहर कर दिया जाए, मतलब इस तरह की फीलिंग आती है उसको। जैसे इसको हम अपने जीवन के उदाहरण से लें कि हम एक, वो आता था शक्तिमान नाम का एक नाटक आया करता था, आपको ध्यान हो तो? आता था ना? तो हमारे लिए शक्तिमान देखना इंपॉर्टेंट होता था या फिर
शक्तिमान देखने के बाद जो हम अगले दिन स्कूल में जाके पंचायती करते थे, वो पंचायती इंपॉर्टेंट होती थी। आओ और किलवीस आयो और एकदम पानी पीते पीते बात करो तो ना भेरोगे। अब तन्ने खिला के जकाल के करसी जकाल देख ली तो बिना पकड़ ले जागो। और शक्तिमान तुरंत अब मणि ले रहा हो बटे, अपन ऐसी बातें करते थे। और कोई अपने बीच में कोई दुर्भाग्यशाली बच्चा होता था जिसके घर में लाइट चली जाए, टीवी वाला तो मामला ही नहीं था, टीवी तो नहीं होता था तो लोग दूसरों के घर में देख के चल आ जाते थे उस समय। पर अगर कोई का लाइट ही चल गई बापड़ा के, वो तो क्या देखना भी नहीं इनके बेतावे है चल। उसको लगता था कि यार मैं समूह से बाहर हूं, क्योंकि मेरे समूह के सारे लोग शक्तिमान देख रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा। समझ रहे हो? इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अक्सर बच्चे इस अवस्था में माँ बाप से जिद करते हैं कि मना सर्कस दिखावा लेर चाल, ए मम्मी मना सर्कस दिखावा लेर चाल, संडे ना छुट्टी है मना सर्कस देखना दिखा दे। अरे बा मम्मी का क्या कर सर्कस देखना, मन जोकर देखना, मन जोकर देखना सर्कस साइड मैंने सर्कस, तो तेरा बाप ने देख लेता जोकर देखना तो क्या कर सी अति दूर जा ना। मेरा सारा बाइला का मम्मी पापा लेर गए हैं मना सर्कस दिखा वरना मेरा। ये जो उसके अंदर की भावनाएं हैं, क्या मेरे सारे दोस्तों के मम्मी पापा उनको ले गए सर्कस दिखाना, उसके लिए सर्कस देखना इंपॉर्टेंट अब क्यों है? सारे चले गए, आपा हो गया बे यार बात करे, अरे वो शेर आवे है रे बे, तीन आया यहाँ लकावे रे बे, यहाँ गोलियां सा घुमावे है कई, तो उसको लगता है यार अपन इनमें पीछे रह रहे हैं। तो इसलिए इस अवस्था में व्यक्ति समूह में रहता है, वही काम करता है जो समूह के लोगों में स्वीकार्य हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, समूह में खेलता है, खेल के नियम बनाता है, और पूरी ईमानदारी से उनका पालन करता है। समूह में खेलता है, खेल के नियम बनाता है और पूरी ईमानदारी से उन नियमों का क्या करता है? पालन करता है। समूह में खेलता है, खेल के नियम बनाता है, पूरी ईमानदारी से उनका पालन करता है। हम जब क्रिकेट खेलते थे गांव में तो ऐसे ही तो खेलते हैं, यहाँ डोली का यहाँ खोरिया से यहाँ मांड ले, वहां ये तो विकेट है भाई, है ना, एक टंपा एक हाथ से आउट है, नाली का पार जाता ही 2 रन है, कीपर थारो लागे को, सामने 11सी बाजी वालों मकान है, वहां पर डायरेक्ट ले गए तो तुम में से कोई लेके आएगा, गेली बारी बा गड़ा काटे जब भी कोई जाओ जना। और हाँ, बैटिंग पहले मैं करूंगा क्योंकि बैट मार लो मामूले यार दियो मैंने। तो ये सारी चीजें क्या है? नियम है, ये फिक्स नियम है। तो इसलिए इन नियमों का बच्चा क्या करता है इस अवस्था में? पालन करता है। समूह को लेकर एक पॉइंट और बनता है, क्या है? समूह के लिए दूसरों से लड़ाई मोल ले लेता है। यह आया हुआ प्रश्न है भाई, एक बार मोल ले लेता है। समूह के लिए दूसरों से लड़ाई मोल ले लेता है, मतलब अपने समूह के लिए वो क्या करेगा? दूसरों से लड़ लेगा। क्या यार भाई वो अपने 7वीं क्लास वाला भैया कह रहा बोला तारा 6ठी क्लास वाला क्यों आवे को नहीं, यहाँ बोले आओ बाहर ही चला, सारे निकल पड़ेंगे कूटने पीटने। यही तो होता है, अपना समूह इतना महत्वपूर्ण है उसके लिए दूसरों से लड़ता है। तो एक प्रश्न कई बार बनता है कि लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में ज्यादा होती है? उत्तर वाले अवस्था में। लड़ता अपने समूह वालों से या दूसरे समूह वालों से? दूसरे समूह वालों से। एक फिल्म आई थी दंगल, उसमें एक दृश्य है बड़ा अच्छा, और वो दृश्य इस चीज के लिए बड़ा उपयुक्त है। वो दोनों बहनें किसी को कूट पीट के आ जाती हैं, आपने देखी हो वो पिक्चर तो, है ना। उसमें ये लाइन बहुत बहुत माइन्यूट, अगर आप उसको ऑब्जर्व करो ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो इसी की बात कर रहा था। होता क्या उसमें, वो 2 बहनें कूट के आती, पिताजी बोलते हैं ए सॉरी क्यों मारा? तो वो क्या बोलती है बड़ी वाली?
कुत्ती कह रहा था बबीता ने, मन कह रहा था कमीनी वना दर्दी दो यार। वो चाहती तो अपना नाम भी तो बोल सकती थी, लेकिन वो क्या बोलती है, इसको कुछ कहा, फिर मन भी क्यों कहो, फिर मैं कार्यक्रम कर दियो अगला को। तो कहने का मतलब क्या है, समूह वाले के लिए अपनी प्राथमिकता से ज्यादा कौन महत्वपूर्ण होता है, दूसरा व्यक्ति। इसीलिए हम मानते हैं कि इस अवस्था में थोड़ा सा नार्सिसिज्म कम हो जाता है। नहीं होता, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत कम होता है। नहीं होता तो फिर समूह को लेकर कैसे उसके अंदर प्राइड की फीलिंग आती है, मेरे समूह को कैसे कह दिया। नार्सिसिज्म में तो सारी चीजें शामिल है। ठीक है, तो यहां पर आकर हम इस टॉपिक को भी कवर करते हैं। इसके अलावा और भी इसके कुछ सिद्धांत हैं। आपकी क्लास रहती है क्या 5 बजे से? चलो फिर तो आपको उधर रहती होगी क्लास। तो चलो दोस्तों, टाटा, जय हिंद, नमस्ते।